हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे और अपने लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे होंगे। आज हम सभी लोग इस आपका सभी का वेलकम करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है अभी स्मार्ट क्लासेस 2.0। यहाँ मिलती है आपको करंट अफेयर्स से रिलेटेड वीडियोस और जीके से रिलेटेड वीडियोस। दोस्तों, आपको पिछले 2-3 दिनों से वीडियोस नहीं मिल रही होगी क्योंकि मैं थोड़ा आउट ऑफ स्टेशन था, इसीलिए। पर अब आपको यहाँ पर रेगुलर वीडियोस आपको देखने को मिलेगी। तो आप लोग इस चैनल पर बने रहिए और यदि नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए बढ़ते हैं। यदि हम लोग बात करें आज के पहले करंट अफेयर्स की न्यूज़ की, तो पहली करंट अफेयर की जो न्यूज़ है हमारे सामने वो है एमपीएस की एक मीटिंग हुई। एमपीएस क्या होती है? मॉनेटरी पॉलिसी सिस्टम। यानी एमपीएस की यदि हम लोग बात करें तो एमपीएस की यदि हम फुल फॉर्म की बात करें तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी क्या होती है? यानी कि जो भी आपके जैसे इन्फ्लेशन हो गया, महंगाई हो गई, इन्फ्लेशन, रेपो रेट, सीआरआर, इन सब के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग। तो इन सब चीज़ों के बारे में जो भी डिसीजंस होते हैं वो डिसीजन इसी मीटिंग में लिए जाते हैं। तो इस मीटिंग में आपकी बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजन, तो इससे आपकी एमपीएस की आपकी एक मीटिंग हुई और इस मीटिंग में आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजंस लिए गए। तो अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो आपको आपको पता होगा कि आपकी जो पश्चिम एशिया है, पश्चिम एशिया की बात करें, वेस्टर्न एशिया में ईरान, अमेरिका, इजराइल, इस सब में बहुत ज़्यादा संकट चल रहा है। और साथ साथ में आपको कहीं ना कहीं जो एल नीनो है, एल नीनो का साइड इफ़ेक्ट भी देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं जो इंडिया की जो इकोनॉमी है वो उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा निगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिला है। ठीक है। और इसी की वजह से ये बोला गया है कि जो इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशन में इस साल आपकी लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। इसकी झलक शुक्रवार को आरबीआई की ओर से दी गई जानकारी से मिली, जब चालू वित्तीय वर्ष के लिए देश की जीडीपी का अनुमान घटा दिए गए। यानी ये बोला गया कि इस साल हो सकता है कि आपकी जीडीपी है वो जीडीपी में भी क्या हो जाएगा, वो जीडीपी में भी आपकी कटौती देखने को मिलेगा। एक सेकंड रुकिएगा बस। हाँ। तो आपको देखो, तो आपको क्या हुआ कि शुक्रवार को यानी फ्राइडे के दिन क्या हुआ, फ्राइडे को दिन जो आरबीआई है, आरबीआई ने क्या किया, आरबीआई ने एक मीटिंग ली एमपीएस की। और उस एमपीएस की मीटिंग में जो ये अनुमान लगाया गया या एज्यूम किया गया कि बढ़ती हुई महंगाई को देखते हुए और बढ़ते हुए जो आपका इकोनॉमिक डाउनफॉल है, इसको देखते हुए जो जीडीपी है, जीडीपी के रेट लगातार कम हमें देखने को मिल सकती है इस वर्ष, है ना। और साथ साथ में ये बोला गया कि आपकी जो ये मीटिंग है, ये मीटिंग कितने दिन चली? लगभग 3 डेज। ठीक है, 3 डेज ये आपकी मीटिंग चली थी। और इस मीटिंग में इन्फ्लेशन से रिलेटेड और आपके रिजर्व रेशियो, आरआरपी से रिलेटेड, आरआर से रिलेटेड, ऐसे बहुत सारे आपके इंपॉर्टेंट डिसीजंस वगैरह लिए गए। ठीक है। और इसमें आपको ये बोला गया कि जो रेपो रेट है, जिसकी मैंने बात की, आरआर है ना, आरआर उसे कहते हैं हम लोग, रेपो रेट की यदि हम लोग बात करें तो रेपो रेट को क्या कर दिया गया, रेपो रेट को 5.25, जो कि पहले भी यही था, इसको क्या किया गया, कंटिन्यू रखा गया। अब रेपो रेट क्या होता है क्या नहीं होता है, इसको आगे डिस्कस करेंगे। तो अब इसके बाद यदि हम लोग आगे बात करें, और इससे क्या हुआ, इससे जो आम लोग हैं उनको बैंक कर्ज की ईएमआई पर कोई बदलाव नहीं होगा और ईएमआई एज इट इज़ चलती रहेगी। ठीक है। तो अगर हम लोग बात करें तो अप्रैल में ये बोला गया था कि हो सकता है कि जो आपका जीडीपी है, सॉरी जो महंगाई है, महंगाई, ऐसा अप्रैल में बोला गया था कि हो सकता है कि जून में आते आते, कब? जून में आते आते जो आपकी महंगाई है, वो महंगाई कितनी हो जाएगी, महंगाई वो लगभग आपके 4.2% रहेगी। पर उसके बाद क्या किया गया, उसके बाद आपके नए अनुमान के हिसाब से जो अभी नई मीटिंग हुई, हाल ही में मीटिंग हुई, उसमें ये बोला गया कि आपके जून में 4% नहीं बल्कि 4.2% हो जाएगी। और सितंबर आते आते ये 5.1 तक पहुँचेगी। और लास्ट में यदि हम लोग बात करें अगले साल मार्च तक, ये लगभग 5.4% तक आपकी जो महंगाई है वो जा सकती है। ठीक है। तो ये आपकी एमपीएस से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन थी। तो आइए इसको एक बार डिटेल में हम लोग पढ़ लेते हैं कि एमपीएस होता क्या है। देखिए, एमपीएस की यदि हम लोग बात करें तो एमपीएस आपका क्या होता है, एमपीएस का मतलब होता है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, जैसा मैंने आपको बताया। ठीक है। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी क्या होती है? ये आपकी 6 मेंबर की एक स्टैचुरी बॉडी होती है, 6 मेंबर्स की कमेटी होती है। और ये किस लिए होती है? ये बेसिकली आपकी होती है टू सेट द कंट्रीज बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट सच एज रेपो रेट, रिजर्व रेपो रेट, इन्फ्लेशंस, इन सब से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन वगैरह लेनी होती है, करनी होती है, वो सारी डिसीजंस मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ही लेती है। और ये कब बनी थी? आरबीआई के एक्ट 1934 के अंडर में ये बनी थी। और इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? टू कंट्रोल इन्फ्लेशन, महंगाई को कंट्रोल करना, और साथ साथ में इकोनॉमिक ग्रोथ को कंट्रोल करना, बैलेंस करना। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं।
अब यदि हम लोग बात करें तो एमपीएस मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की, तो ये आपके टोटल इसमें 6 मेंबर्स होते हैं। कितने मेंबर्स होते हैं? 6। पहला आरबीआई गवर्नर, जो इसका एक्स ऑफिस यानी चेयरमैन रहता है। प्रेजेंट में कौन है? श्री संजय मल्होत्रा, याद रखिएगा। दूसरे अगर हम लोग बात करें तो दूसरा आपके अगर बात करें तो इनके अलावा जो आरबीआई मेंबर रहते हैं वो 2 ऑफिशियल्स होते हैं, यानी कि डिप्टी गवर्नर, ठीक है, तो 2 1 3 हो गए। उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो उसमें आपके तीन मेंबर आपके ऐसे होते हैं जो कि एक्सपर्ट होते हैं और उनको नॉमिनेट कौन करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। अब बात करते हैं कि एमपीएस का मेन फंक्शंस क्या है। सबसे पहले जैसे मैंने बताया, रेपो रेट को डिसाइड करते हैं ताकि जो महंगाई वगैरह है उसको कंट्रोल किया जा सके। साथ साथ में क्या है, साथ साथ में एमपीएस की जो भी डिसीजन में जो भी कमेटी डिसीजन लेती है वो सारे बाइंडिंग होते हैं ऑन ऑल बैंक्स, यानी कि सारे बैंक उसको बाध्य होते हैं उसको मानने के लिए, यानी सारे बैंकों को उसको मानना पड़ता है। और मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जैसा मैंने बताया आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा के अंडर में है। और उन्होंने क्या बोला, उन्होंने एट प्रेजेंट में 5.25% जो पहले रेपो रेट थी उसको ही कंटिन्यू रखा है, ठीक है। तो आइए अब एक एक करके पढ़ते हैं इन टर्म्स को कि रेपो रेट क्या होता है और सब चीज़ें क्या होती हैं। देखिए रेपो रेट की यदि हम लोग बात करें तो रेपो रेट आपका जैसे मैंने बताया 5.25%, ठीक है, ये रेपो रेट आपका रखा गया, ओके। अब रेपो रेट होता क्या है? देखिए रेपो रेट की यदि हम लोग बात करें तो होता क्या है कि जैसे आपकी जो बैंक होती है, ठीक है, जो मान लो कोई भी बैंक है, ठीक है, बैंक आपकी कोई भी हो सकता है, मान लो एसबीआई है, एग्जाम्पल कर बता रहा हूँ, ऐसा कोई कंपल्सरी नहीं है। एसबीआई है, एसबीआई के पास पैसों की कमी हुई, बैंक के पास मान लो कभी पैसों की कमी हो गई, तो वो क्या करेगी? वो आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सबसे जो मेन बैंकों का बैंक कहते हैं वो आरबीआई को कहते हैं, ठीक है। तो एसबीआई क्या करेगी? एसबीआई बैंक से आरबीआई से लोन मांगेगी। तो आरबीआई क्या करेगा? आरबीआई उसको लोन तो दे देगा, मना नहीं करेगा, पर कुछ एक फिक्स इंटरेस्ट रेट पर देगा। क्या देगा? फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट पर, कि भाई जैसे आप बैंक होता है, बैंक क्या करता है? बैंक आपके बेसिकली लोन वगैरह देता है तो क्या करता है? इंटरेस्ट रेट लगाता है। वैसे ही आरबीआई भी क्या करता है? बैंकों के ऊपर इंटरेस्ट रेट लगाता है। मान लीजिए इंटरेस्ट रेट 5% लगाया गया, ठीक है। क्या किया? बैंक ने आरबीआई से लोन मांगा, आरबीआई ने 5% इंटरेस्ट के साथ में उसको लोन दे दिया, ओके, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए आगे कहानी। अब एसबीआई, जो पहले एसबीआई थी, बैंक थी, जिसको 5% में लोन मिला था, अब मान लो कोई कस्टमर जाता है वहाँ पर, कस्टमर लोन लेने के लिए जाता है, तो एसबीआई क्या करेगी? क्या वो 2% पे लोन दे देगी? नहीं, वो क्या करेगी? जितने इंटरेस्ट पे लोन लिया है उससे डबल पे देगी, यानी कि 5% है तो उसका हो जाएगा 10%। यानी कि जो नॉर्मल कस्टमर हैं उनको क्या करेंगे? 10% पर लोन दिया जाएगा। अब 10% पर लोन देंगे तो होगा क्या? 10% पर लोन देंगे तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि जो आपका नॉर्मल कस्टमर है उसके ऊपर क्या हो जाएगा? उसके ऊपर कहीं ना कहीं यदि आपकी बात करें तो 10% उसको इंटरेस्ट अगले साल चुकाना पड़ेगा, ठीक है। और कहीं ना कहीं यदि बात करें तो रेपो रेट यदि कम रही तो क्या हो जाएगा? रेपो रेट मान लो 5 नहीं 2% लिया गया तो क्या हो जाएगा? इंटरेस्ट रेट कम होगा। और यदि रेपो रेट कम होगा तो इंटरेस्ट रेट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा नॉर्मल लोन्स पर। और यदि इंटरेस्ट रेट नॉर्मल लोन्स पर कम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? महंगाई बढ़ जाएगी, क्योंकि वही वाली बात है क्या कि भाई इंटरेस्ट आपको लोन इसलिए मिल जा रहा है, आपके जेब में रुपए हैं तो आप जो मर्जी है खरीद ले रहे हो। भाई 100 रुपये का सामान है वो 200 रुपये दे के खरीद रहे हो, हमारे पास पैसे कमी थोड़ी ना है, हमारे पास पैसे हैं, तो 100 रुपये के बदले आप 200 दे रहे हो, तो ये क्या हो रहा है? महंगाई बढ़ रही है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं रेपो रेट का इन्फ्लेशन से डायरेक्टली होता है। रेपो रेट मैंने बताया बैंक क्या करता है? बैंक जो आरबीआई से इंटरेस्ट रेट पे लोन लेता है, और बैंक क्या करता है? बैंक उसे डबल या ट्रिपल पे क्या करता है? नॉर्मल लोगों को लोन देता है, ठीक है। तो ये चीज़ है रेपो रेट। अब आगे देखिए, अब रेपो रेट की यदि हम लोग बात करें, अब वहीं पर आपके वही बात कही गई, द रेट एट विच द आरबीआई लैंड शॉर्ट टर्म मनी टू कॉमर्शियल बैंक्स, आरबीआई लोन देता है, ठीक है। अब वहीं पर बात करें तो वहाँ पर आपका एक आता है स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी, एसडीएफ कहते हैं जिसको, ठीक है। तो यदि हम लोग बात करें एसडीएफ, उससे पहले हम लोग एक चीज़ देख लेते हैं, उसको हम लोग बाद पे देखेंगे एसडीएफ को। पहले हम लोग देखते हैं मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, एमएसएफ की यदि हम लोग बात करें तो एमएसएफ की रेट रखी गई है 5.50%। ये होता क्या है? जैसे जो रेपो रेट लिया जाता है, जो बैंक से लोन लिया जाता है, आरबीआई से लोन लेते हैं, वो आप कितने दिनों को लेते हैं? कम से कम 2 से 14 दिन को ले सकते हैं, ज़्यादा, इससे ज़्यादा नहीं। और यदि मान लो कि आपको बैंकों को बहुत ज़्यादा इमरजेंसी है और उन्हें एक दिन में लोन चाहिए,
यानी एक दिन के लिए उनको लोन चाहिए, तो वो केस में आ जाएगा मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी में, एमएसएफ में। द इमरजेंसी रेट एट विच बैंक्स कैन बोरो ओवरनाइट फंड्स फ्रॉम द आरबीआई, है ना, यानी एक दिन के लिए लोन चाहिए हमें, अचानक से कोई इमरजेंसी आ गई, लोन चाहिए आरबीआई से, तो क्या कहलाएगा, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। ठीक है। अब यदि वही वाली बात है, रेपो रेट अगर बढ़ेगी तो क्या होगा, महंगाई घटेगी, क्योंकि भाई रेपो रेट बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा, रेपो रेट बढ़ जाएगी तो आप पे क्या हो जाएगा, रेपो रेट बढ़ेगा तो आपको, जैसे रेपो रेट 10% हो गया तो लोन कितने पे दिया जाएगा आपको, लोन आपको 20% पे दिया जाएगा, और ज़्यादा इंटरेस्ट पे लोन देगा तो कोई खरीदेगा ही नहीं। ठीक है, तो ये चीज़ है। अच्छा, अब आगे देखिएगा, अब आगे बात करते हैं, हमारे पास एक और आता है बैंक रेट। अब बैंक रेट क्या होता है, देखिए होता क्या है, बैंक रेट की यदि हम लोग बात करें तो यदि 14 दिन जो लोन लिया जाता है, वो लोन आरबीआई से जो लिया गया वो 14 दिन से ज़्यादा है, तो उसे हम लोग कहते हैं बैंक रेट। द लॉन्ग टर्म टेंडिंग रेट चार्ज बाय द आरबीआई टू कमर्शियल बैंक, यदि 14 दिन से ज़्यादा है तो क्या कहलाएगा, बैंक रेट। ठीक है। अच्छा, अब एक आता है फिक्स्ड रिवर्स रेपो रेट, या फिर आप कह लो रिवर्स रेपो रेट, एक ही बात है। तो इसमें क्या होता है, इसमें आपका रिवर्स, यानी कि रेपो रेट में क्या होता था, रेपो रेट में ये होता था भाई, ये कोई बैंक है, ये आरबीआई से लोन ले रहा है, आरबीआई उसे क्या कर रहा है, लोन दे रहा है। ठीक, सिंपल। पर रिवर्स रेपो रेट में क्या होता है, रिवर्स होता है। रिवर्स यानी कि आरबीआई क्या करेगा, बैंकों के पास कुछ ऐसे पैसे रहते हैं, कुछ ऐसा अमाउंट रह जाता है, कुछ ऐसे कैश वगैरह आपके, कुछ ऐसे आपके भारी भरकम रुपए रह जाते हैं जो कि वो नॉर्मल कस्टमर को मतलब नहीं दे पाता, या फिर कह सकते हो कि जो उनके पास बचे रहते हैं, उनके पास बचे रहते हैं, वो बैंक क्या करते हैं, बैंकों के पास रहेगा तो क्या होगा, बैंकों के पास रहेगा तो फिर वही वाली बात है, बैंक किसी काम का नहीं है, बैंक क्या करता है, वो पैसे आरबीआई को देता है, और फिर आरबीआई क्या करता है, उसको ले लेता है, पर इसके ऊपर कोई इंटरेस्ट रेट नहीं देता है। आरआर में क्या देखा था, इंटरेस्ट रेट, पर रिवर्स रेपो रेट में कोई इंटरेस्ट नहीं देंगे, क्योंकि आरबीआई को जरूरत थोड़ी ना है पैसों की, वो तो बैंक अपने हिसाब से दे रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज़ है। ठीक है। अब स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी की जैसे मैंने बात की आपको, तो स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी में आपके होता क्या है, देखो स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी की यदि हम लोग बात करें तो द रेट एट विच बैंक्स कैन पार्क एक्सेस लिक्विडिटी विद द आरबीआई विदाउट, यानी कि दोनों का, रिवर्स रेपो रेट बात करें या फिर स्टैंडिंग की बात करें, दोनों का डेफिनेशन एक ही है, दोनों में आरबीआई लोन लेती है। पर जो जहाँ पर फिक्स्ड रिवर्स रेपो रेट में आपको कोलेटरल रखना पड़ता है, पर स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी में आपको कोलेटरल नहीं रखना पड़ता है। ठीक है, तो ये चीज़ है। होप सो आपको क्लियर होगा, नहीं क्लियर होगा तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको क्लियर कर सकूँ। देखिए, अब इसके अलावा आपने सुना होगा रिजर्व इश्यूज के बारे में, जैसे CRR हो गया। अभी हमने क्या देखा, दो चीज़ें देखी, RR, RRR, अब CRR देख रहे हैं। ठीक है, तो CRR क्या होता है, CRR बेसिकली आप ये समझ सकते हो कि सिक्योरिटी मनी। ठीक है, यानी कि यहाँ पे क्या होता है, जैसे द स्पेसिफिक शेयर ऑफ बैंक्स टोटल डिपॉजिट डैट इट मस्ट मैंडेटली कीप विद द आरबीआई एज ए कैश, नो इंटरेस्ट इज अर्नड ऑन दिस। ठीक है, यानी आप ये देखो NDTL, पहले तो NDTL देख लो, NDTL का फुल फॉर्म क्या होता है, NDTL का फुल फॉर्म क्या होता है, नेट डिपॉजिट एंड टाइम, नेट डिपॉजिट एंड टाइम लिएबिलिटी। ठीक है, ये होता है। अच्छा, अब इसमें क्या देखें, इसमें यदि हम देखें तो NDTL जो होता है, जो बैंकों के पास टोटल NDTL होता है, यानी कि वही वाली बात है क्या, कि आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक फिक्स्ड अमाउंट है, सिक्योरिटी मनी है, यानी कि आप सिंपल ये समझ लो कि बैंक से आरबीआई से लोन ले रहा है बैंक, तो क्या करेगा, बदले में उसको कुछ सिक्योरिटी मनी वगैरह प्रोवाइड करेगा, उसे हम लोग क्या कहते हैं, CRR, कैश रिजर्व रेशियो, और स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, यानी SLR। ये क्या है, इसकी अगर हम लोग बात करें SLR की, तो SLR आपका क्या होता है, बेसिकली इसमें द मिनिमम परसेंटेज ऑफ डिपॉजिट दैट बैंक्स मस्ट मेंटेन डेली, यानी कि आरबीआई ने बोल दिया कि भाई पूरा अकाउंट खाली नहीं करना है, आपको अकाउंट में कुछ फिक्स्ड अमाउंट आपको रखना कंपलसरी है, और उसी फिक्स्ड अमाउंट को हम लोग क्या कहते हैं, स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। ठीक है, क्या कहते हैं, स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। CRR समझ में आ गया होगा। CRR क्या होता है, स्पेसिफिक शेयर ऑफ ए बैंक टोटल डिपॉजिट। NDTL का फुल फॉर्म मैंने बता दिया अभी आपको, क्या हो गया, नेट डिपॉजिट एंड टाइम लिएबिलिटी डैट इट मस्ट मैंडेटरी कीप विद आरबीआई एज कैश, नो इंटरेस्ट, यानी कि आरबीआई को देना कंपलसरी है, और बदले में आरबीआई को इंटरेस्ट नहीं देगा। ठीक है, चलिए अब क्या हो, यदि अगर रेपो रेट अगर आपका चेंज होता है, जैसा मैंने अभी बताया उसी का जस्ट एक्सप्लेनेशन है। मान लीजिए रेपो रेट आपका हाई हो गया, तो क्या हो जाएगा, होम, कार और पर्सनल लोन क्या हो जाएंगे,
पर्सनल लोन बिकम एक्सपेंसिव, इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा, और एफडी पे जो इंटरेस्ट रेट लगता है वो भी बढ़ेगा साथ साथ में। ईएमआई सस्ती हो जाएगी, ठीक है, ईएमआई क्या हो जाएगी, सस्ती हो जाएगी। और बोरोइंग मनी बिकम्स मोर अफोर्डेबल फॉर इंडिविजुअल्स एंड बिजनेसमैन, बिजनेसमैन के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। वहीं पर सीआरआर की बात करें, सीआरआर और एसएलआर चेंज होता है, तो बैंक को क्या करना पड़ेगा, बैंक हैव लेस कैश टू स्पेंड विच रिड्यूस मनी सप्लाई, मार्केट में मनी का सप्लाई कम हो जाएगा, एक सेकंड, मार्केट में मनी का सप्लाई कम हो जाएगा, और जिससे क्या हो जाएगा, जिससे आपका इन्फ्लेशन वगैरह भी कम हो जाएगी। और बैंकों के पास अगर पैसे इकट्ठे रखेंगे तो क्या होगा, बैंकों के पास ज़्यादा पैसे रहेंगे, ठीक है, हैव मोर कैश, है ना, बैंक हैव मोर कैश, ज़्यादा पैसे रहेंगे, तो इसीलिए हाँ, ज़्यादा पैसे रहेंगे, और पैसे रहेंगे तो क्या होगा, तो वो आपको लोन वगैरह इजीली प्रोवाइड करवा सकते हैं। ओके, चलिए आगे देखते हैं। अब आगे यदि हम लोग बात करें तो ये था आपका कुछ स्टैटिक पोर्शन, उम्मीद है सबको समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आया होगा तो दोबारा पूछ लीजिएगा एक बार। अब यदि हम लोग बात करें तो अब आपका नया जो दूसरा न्यूज़ है वो न्यूज़ है आपका E85 पेट्रोलियम से, ठीक है, E85 पेट्रोलियम, ये है क्या, तो हुआ क्या कि आपके पेट्रोलियम मंत्री हैं, कौन है, हरदीप सिंह, ये कौन है, पेट्रोलियम मिनिस्टर हरदीप सिंह की यदि हम लोग बात करें तो उन्होंने क्या किया, शुक्रवार को नई दिल्ली में क्या किया, 85% इथेनॉल, ई का मतलब यहाँ पे इथेनॉल, तो 85% इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल यानी फ्लैक्स फ्यूल का शुभारंभ किया, और यह नया और अपेक्षाकृत स्वच्छ ईंधन E20 पेट्रोल के मुकाबले करीब 20% सस्ता होगा, ठीक है, इथेनॉल से पेट्रोल को बनाया गया, ठीक है, और साथ साथ में इन कीमतों का निर्धारण इस तरह किया गया है कि ईंधन की कैलोरीफिलिक वैल्यू में होने वाली किसी भी कमी की भरपाई उपभोक्ताओं को पूरी तरह मिल सके। यानी वही वाली बात है कि इथेनॉल मिक्स पेट्रोलियम का शुभारंभ किया गया, कहाँ से शुभारंभ किया गया, वो किया गया नई दिल्ली से, जिसमें 85% इथेनॉल रहेगा, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। अब आगे यदि हम लोग बात करें जयपुर एंड टॉप 50, यानी कि आपके टॉप 50 गर्म शहरों में जयपुर जो है, जयपुर क्या है, जयपुर की बात करें तो जयपुर आपके 36 रैंक पे आता है। कौन से रैंक पे आता है, 36 रैंक पे आता है। अच्छा, ये जो आपका सर्वे किया गया था ये किसने किया था, जनरल सस्टेनेबल सिटीज़ एंड सोसाइटी में प्रकाशित यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड ने दुनिया के 205 बड़े शहरों वाले शोध में शहरों का उन शीर्ष 50 शहरों में शामिल किया गया जहां बढ़ते वैश्विक तापमान और खतरा तेजी से बढ़ रहा है। और अगर बात करें पूरे वर्ल्ड में, तो पूरे वर्ल्ड में दूसरे नंबर पर सबसे गर्म कौन सा है, वो है अहमदाबाद। सबसे गर्म सिटी कौन सी है, अहमदाबाद, ठीक है, अहमदाबाद। और वहीं पर बात कर 36वें नंबर पर जयपुर है और 50वें नंबर पर चेन्नई है, ठीक है। तो ये रैंकिंग आप याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। अब यदि आगे देखें तो आगे आपको देखने को मिलेगा इकोनॉमी से रिलेटेड आपका है, वही वाली बात जो मैंने आपको पहले बताई थी वही इसमें सेम चीज़ न्यूज़ है, इसमें रिपीटेड है। इसमें यदि हम बात करें तो इसमें आपको ये बताया गया इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में कि जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट रेट है वो कितना रहने वाला है, वो रहने वाला है 7.7%, ठीक है। एक सेकेंड, रुकिएगा ना। तो इसमें ये बोला गया क्या कि 2025 से लेकर 26 में जो आर्थिक विकास दर है वो कितनी रही है, 7.7%, ठीक है। 2025 से लेकर 26 के बीच में जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट रेट रही है वो कितनी रही है, 7.7%। और प्रति व्यक्ति आय जो है उसमें क्या हुआ, 7.9% का इजाफा हुआ, यानी फ़ायदा हुआ है, ठीक है। तो ये आपकी न्यूज़ है, ये न्यूज़ बस इतने से याद रखिए, काफ़ी है इस न्यूज़ में। चलिए आगे देखते हैं। आगे देखें तो ये आज का आपका आखिरी न्यूज़ होगा, आशुतोष दीक्षित जी के बारे में है। इसके बारे में यदि हम लोग देखें तो एक सेकंड, हाँ, एयरफोर्स के आपके जो नए वाइस चीफ आपके बनाए गए हैं, किसे, वो बनाया गया है आशुतोष दीक्षित, ठीक है। यानी जो आपके नए एयर मार्शल बने हैं, ये कह सकते हो नए एयर मार्शल, उनका नाम क्या है, उनका नाम है आशुतोष दीक्षित, ठीक है। नए एयर मार्शल जो बने हैं उनका नाम क्या है, आशुतोष दीक्षित। तो ये आपकी आज की करंट अफेयर्स की न्यूज़ थी। साथ साथ में मैंने आपको बता दिया CRR क्या होता है, RR क्या होता है, ये सब चीज़ें बता दिया आपको मैंने, ठीक है।
अब देखते हैं हम लोग एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ की तरफ, जिसका नाम है रामसर साइट। इसके बारे में यदि हम लोग बात करें तो रामसर साइट के बारे में यदि हम लोग बात करें, हाल ही में बहुत चर्चाओं में रहा रामसर साइट। तो रामसर साइट की थोड़ी सी हिस्ट्री देख लेते हैं। रामसर साइट की यदि हम लोग बात करें तो ये आपका एक वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंट डिज़ाइन डेजिग्नेटेड। तो रामसर एक कन्वेंशन हुआ था, कहाँ पर हुआ था? ईरान में 1971 में। और इस कन्वेंशन के तहत ही रामसर साइट्स को बनाया गया था यूनेस्को ने। यूनेस्को डिसाइड करता है रामसर साइट के बारे में, ठीक है। और बेसिकली द साइट्स आर प्रोटेक्टेड टू देयर क्रिटिकल, यानी कि बेसिकली जैसे बायोडाइवर्सिटी हो गई, फ्लड कंट्रोल हो गया, ग्राउंड वाटर हो गया और माइग्रेटरी वाटर फ्लो हो गया, इन सब के लिए बेसिकली आपका जो रामसर कन्वेंशन है वो काम करता है, ठीक है। अब यदि हम लोग बात करें तो एशिया में सबसे ज़्यादा रामसर साइट्स कहाँ पर हैं? इंडिया में, ठीक है। और हाल ही में एक आपके बलिया ज़िले में, यूपी के बलिया में, कहाँ पर? बलिया में, यूपी के बलिया में जयप्रकाश नारायण बर्ड सेंचुरी यानी सुरहाताल को 100th रामसर साइट घोषित किया गया है ना। और टोटल इस तरीके से टोटल जो इंडिया में साइट होगी वो कितनी हो गई? 100। और जो लार्जेस्ट साइट है वो कौन सी है? वेस्ट बंगाल की सुंदरवन, है ना। और बात करें वहीं पर स्मॉलेस्ट की तो रेणुका वेटलैंड हिमाचल प्रदेश। और स्टेट विथ मोस्ट साइट, सबसे ज़्यादा रामसर साइट कौन से स्टेट में? तमिलनाडु, याद रखिएगा ये सब। ओल्ड सबसे पुरानी कौन सी? चिल्का लेक उड़ीसा में। और केवल देव घाना नेशनल पार्क राजस्थान में, ठीक है। ओके। अब उत्तर प्रदेश के अंदर कौन कौन सी मेजर रामसर साइट्स है उसको देख लेते हैं एक बार। तो उसमें यदि हम देखें तो उसमें सबसे पहले अभी मैंने बताया जो आपकी 100th रामसर साइट थी कौन सी? जयप्रकाश नारायण बर्ड सेंचुरी, जिसको सुरहाताल बोला जाता है, जो कि बलिया डिस्ट्रिक्ट में है। और उसके बाद बात करें तो नवाबगंज बर्ड सेंचुरी, ये कहाँ पर है? उन्नाव में, उन्नाव, ठीक है। पटना बर्ड सेंचुरी जो कि इटाह में है, ठीक है। और शिखा झील जो कि आपके अलीगढ़ कहाँ पर है? यूपी में, उत्तर प्रदेश में, 99 सेंचुरी, ठीक है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। तो आज के करंट अफेयर्स में इतना ही है। बहुत ही इंपॉर्टेंट कुछ वीडियोस थे, CRR ये हमेशा पूछा जाता है, तो इसको आप लोग हमेशा याद रखिएगा। और साथ साथ में रामसर साइट भी। तो उम्मीद है आज की आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। और इस चैनल को प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और कोई डाउट रहता है आपके अंदर तो बिना झिझक के आप सीधा कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। नेक्स्ट वीडियो में उसे ज़रूर कवर करूँगा। तब तक के लिए इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।